नमस्कार। इससे पूर्व मैंने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में चर्चा करते वक्त जनसांख्यिकीय संक्रमण की परिभाषा, इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, फिर जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न चरण और इस सिद्धांत में हुए समय के साथ संशोधनों की बात की। उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम बात करेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों की विशेषताओं के ऊपर। क्योंकि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में यह पाया गया है कि किसी भी स्थान के जनसांख्यिकीय संक्रमण को उस स्थान के अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है, तो पहले चरण या स्टेज 1 की बात करते वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये कृषि, मत्स्य पालन, पशुचारण आदि जैसी प्राथमिक गतिविधियों वाली पूर्व औद्योगिक कृषि अर्थव्यवस्था है। इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च है और इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी धीमी है। इस चरण में पाए जाने वाले उच्च मृत्यु दर के कई कारण होते हैं, जैसे कि फसल के स्तर के आधार पर परिवर्तनीय खाद्य आपूर्ति, स्वच्छता की कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कमी इत्यादि। सिर्फ वही नहीं, निवारक नियंत्रण या प्रिवेंटिव चेक्स जैसे कि ब्रह्मचर्य, देर से विवाह आदि और सकारात्मक नियंत्रण या पॉजिटिव चेक्स जैसे कि युद्ध, महामारी, अनाहार आदि जैसे मल्थूजियन प्रतिमान के आधार पर इस चरण में मृत्यु दर अत्यधिक परिवर्तनशील भी होते हैं। आते हैं हम द्वितीय चरण या स्टेज 2 पे। इस चरण में मृत्यु दर में गिरावट देखा जाता है, जिसके लिए 2 कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे पहले कृषि क्रांति आती है, जिसके चलते कृषि उत्पादों में उच्च पैदावार से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि चिकित्सा क्रांति के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के माध्यम से मृत्यु दर में काफी गिरावट देखा जाता है। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जैसे ही बढ़ने लगता है, जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ये वृद्धि जन्म दर की तुलना में पर मृत्यु दर में भारी गिरावट के कारण देखा जाता है। तृतीय चरण या स्टेज 3, इस चरण में अर्थव्यवस्था अत्यधिक औद्योगिकृत, शहरीकृत और बाजार उन्मुख हो जाती है। फलस्वरूप मृत्यु दर तो कम होती ही है और साथ ही जन्म दर भी शिक्षा के विस्तार, गर्भ निरोधकों की उपलब्धता आदि के कारण कम होने लगती है। जन्म दर में गिरावट भी अलग अलग चरणों में होती है। शुरू में बड़े शहरों के उच्च आय समूहों के बीच छोटे परिवार के आदर्श को अपनाया जाता है। इसके बाद छोटे परिवार के आदर्श को छोटे शहरों के निम्न आय वर्गों में भी स्वीकार किया जाता है और अंततः इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है। हालांकि जन्म दर और मृत्यु दरों में गिरावट के बीच एक समय अंतराल पाया जाता है और साधारण रूप से उच्च मृत्यु दर की प्रतिक्रिया के रूप में उच्च जन्म दर पाया जाता है। वैसे तो जन्म दर पूरी तरह से महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर निर्भर करती है, क्योंकि शुरू में गर्भ नियंत्रण और गर्भ निरोधकों का उपयोग वस्तुतः अस्तित्वहीन होते हैं और क्योंकि समाज आदिम अवस्था में होते हैं, इसलिए शिक्षा की कोई मूल्य नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत यह देखा जाता है कि अधिक बच्चों का अर्थ अधिक काम करने वाले हाथ होते हैं।
फिर आते हैं हम चतुर्थ चरण या स्टेज 4 पे। इस चरण में प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों ही कुछ हद तक समानांतर रूप से नीचे की ओर घटती है। एक बार फिर से पहले चरण की तरह जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ये मुख्य रूप से लंबे समय से चली आ रही प्रसव समर्थक रवैये से सामाजिक परिवर्तन के कारण होता है, जैसे कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव और महिलाओं का अधिक स्वतंत्र होना, अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण रोजगार के स्तर में वृद्धि और महिलाओं का भी कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित होना और गर्भ निरोधकों का उपयोग में वृद्धि। इस चरण में मृत्यु दर बहुत कम रहती है और दंपतियों के स्वैच्छिक निर्णय के आधार पर जन्म दर परिवर्तनशील रहते हैं। पांचवा चरण या स्टेज 5, कुछ विद्वान जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में चतुर्थ चरण से अलग एक नया चरण शामिल करते हैं, यानी कि ये पांचवा चरण। ये जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का पांचवा चरण है, जिसमें मृत्यु दर कम बनी रहती है और जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 से भी नीचे गिर जाती है। प्रतिस्थापन स्तर के बारे में मैंने पूर्व व्याख्यान में विस्तार से चर्चा कर चुकी हूं। तो इस चरण में यह देखा जाता है कि जन्म दर प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 से भी नीचे गिर जाती है। क्या हम जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में छठा चरण या स्टेज 6 की कल्पना कर सकते हैं? हालांकि सामान्य रूप से उच्च आर्थिक और मानव विकास वाले देशों में प्रजनन क्षमता कम होती है, पर कभी-कभी इसके विपरीत ये भी संभव हो सकता है कि आर्थिक और मानव विकास के साथ प्रजनन दर में वृद्धि हो, जैसे कि कुछ यूरोपीय देश जैसे डेनमार्क, रोमानिया, नॉर्वे या एशियाई देश सिंगापुर में देखा गया है। इसे हम जनसांख्यिकीय संक्रमण का छठा चरण मान सकते हैं। धन्यवाद।